अभी मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था यहाँ पे। तो मैं प्रियंका से भी बात कर रहा था कि यहाँ पे अपेक्षा तो काफी ज्यादा है ना? लोग मुझसे जीवन का ज्ञान सुनना चाह रहे हैं। तो बेटा टेंशन मत लो, वो आपको सुनने नहीं आए, वो बाबा जी को सुनने आए हैं। तो उनसे जो आपको जितना ग्रहण हुआ है उसको आपको कम्युनिकेट करना आपकी जिम्मेदारी है। इतना अगर करो और आराम से करो, कोई टेंशन की बात नहीं। उसको काफी आराम हो गया उससे। आई थिंक अभी तक अपना जो 8-9 दिन का जो आधार बना है और उससे पहले का भी जो आपका बैकग्राउंड है, उसके ऊपर चलते हुए उस आधार के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। सोम भैया के बारे में भी थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सोम भैया की क्लास है। तो सोम भैया को के प्रति मेरी स्वीकृति एक बड़े भाई के में है, तो इतना एक बड़ा भाई मानता हूँ और हर दृष्टि से उनको अपने आगे देखता हूँ। एक आपने सूत्र पता नहीं आया नहीं है या नहीं आया इसमें, एक है लोक सेवी का जीवन स्नेहपूर्वक सफल। तो हम सभी लोगों ने महसूस किया ही है कि स्नेह का जो भाव है एक्चुअली रेडिएट होता है ना? वो चीज का अपने को एक अफेक्शन जिसे कहें, एक जुड़ाव जिसे कहें, वो मैं उनमें देखता हूँ। He actually loves people, वो अच्छे लगते हैं। बाबा जी भी जब साधना कर रहे थे तो साधना एक विरक्ति विधि से होता है, उसमें आप अपने आप को डिटैच करते जाते हो। डिटैच करने से एक तरीके का अहंकार बनता है। वो बताते हैं कि साधना करते समय एक बार ऐसा लिखा हुआ सा आ गया, जो व्यक्ति मानव से प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। उससे पहले उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक डिटैच करके रखा हुआ था, पर बाद में उन्होंने धीरे धीरे कुछ व्यवहारिकता को जोड़ना शुरू किया। कोई आया तो पूछने की कहाँ से आए, क्या करें, कुछ उसका लिए कुछ उपाय करें अगर मान लो उनको कुछ मदद की जरूरत। तो इस तरीके से ये जो साधना है ये विरक्ति वाली साधना नहीं। पहली बात तो ये साधना है, एक तो ये भी मानना पड़ेगा। हम जिससे गुजर रहे हैं अध्ययन जो है वो एक साधना है। इसको एक उपासना भी कहा है और इसमें ध्यान देना पड़ता है। अध्ययन के लिए ध्यान देना होता है, अनुभव के बाद ध्यान बना रहता है। ये एक सूत्र है। जीवन शब्द से मैं इंगित है, मैं हूं, इस बात को क्या हम नकार सकते हैं? आप जरा सोच के देखिए, 1 मिनट लगाइए चाहे। मैं
सोच के देखिए कि मैं नहीं हूं या कभी नहीं होऊंगा, या कभी ऐसा टाइम था जब मैं था ही नहीं। तो मैं वो मैं क्या है ना, इसको हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। स्व को समझने को, स्व के स्वरूप को समझने को, स्व मतलब मैं के स्वरूप को समझने की बात जो है, ये सभी साधनाओं का उद्देश्य रहा है। एक चीज जो यहाँ पर मुझे डिफरेंट लगी कि उसमें ये लगा कि मैं और मेरा एक दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। एक अनुभव दर्शन में एक सूत्र आता है, मैं और मेरा को लेकर निर्ध्यान। सूत्र को देख ही लेते हैं। लिखा है, मैं और मेरा के संदर्भ में निर्वृत्ति अथवा असंदिग्धता में से के लिए ब्रह्म जिज्ञासा है। जो भी ज्ञान है वो मैं और मेरा के लिए। देखिए आप रमन महर्षि का उपदेश जो है वो भी Who am I को लेकर है। मैं कौन, अपने स्वरूप तक पहुंचने की बात। साधना विधियों का जो लक्ष्य है वो मैं तक पहुंचने की बात। यहाँ पर मैं और मेरा दोनों को लेकर चल रहे हैं। जब केवल मैं को ही समझ रहे हैं तो एक विड्रॉ होने की बात आती है ना। केवल मैं, फिर उसके बाद ये लगता है ये चीज मैं नहीं, मेरा मैं क्या। ठीक है, ये आता है कि मैं शरीर नहीं, मैं ये जो विचार हैं ये भी नहीं, इसके मूल में मैं कुछ हूं। मैं को लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहां पर मेरा को भी लेकर चल रहे हैं। यहां पर स्वधर्म की भी बात है, स्वनारी स्वपुरुष की भी बात है। मेरा के साथ में ही सामाजिकता जुड़ी है। मेरी पत्नी, मैं और मेरा को लेकर, मैं और मेरा के संदर्भ में निर्भ्रांति अथवा असंदिग्धता में से के लिए ब्रह्म जिज्ञासा है। ये अनुभव दर्शन का सूत्र है। मैं और मेरा के संदर्भ में निर्भ्रांति अथवा असंदिग्धता में से के लिए ब्रह्म जिज्ञासा है। तो मैं के मूल स्वरूप के साथ में भी मेरा के साथ जोड़ के बात हो रही है। और यहाँ पर जो पूरा जो दर्शन को व्यवहारिकता और व्यवस्था के साथ में जोड़ने के लिए ये मेरा वाला बात आवश्यक है। समाज के अंदर जब तक स्वधन और स्वनारी का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है तब तक जो है सामाजिकता को पहचाना नहीं जा सकता है। तो जीवन का अध्ययन मानव के संदर्भ में है, मानव का अध्ययन परिवार के संदर्भ में है, परिवार का अध्ययन समाज के संदर्भ में है, समाज का अध्ययन व्यवस्था के संदर्भ में है। तो संदर्भ के साथ में मैं की पहचान हो रही है। ये एक बेसिक डिपार्चर है जो कि आदर्शवादी साधना से भिन्न है। स्वनिरीक्षण की बात वहां पर भी कही गई।
लेकिन स्वनिरीक्षण किस उद्देश्य से होना है ये बात तय नहीं हो पाई। स्वनिरीक्षण की बात वहां पर भी कही, पर स्वनिरीक्षण किस उद्देश्य से होना है ये तय नहीं हो पाया। तो ज्ञान का उद्देश्य जो है जब तक वो तय नहीं होता है तो वो रहस्य में ही जाता है। ज्ञान का व्यवहारीकरण के साथ ही ज्ञान का उद्देश्य तय होता है। तो हम मैं और मेरा को लेकर स्पष्ट हो रहे हैं, मूल रूप में भी व्यवहारिक रूप में। शुरू करते हैं अपन। तो हम लोग कि मानव जो है जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। हम केवल एक शरीर नहीं है, शरीर से अधिक कुछ पल्स है जो कि हड्डी, मांस, खून, इससे ज्यादा कुछ है। इस बात का हमको एहसास होता ही। ये क्या चीज है इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, इस बारे में बात किए थे कि सत्ता और प्रकृति ये दो वास्तविकताएं। सत्ता जो है उसमें प्रकृति संपृक्त है। सत्ता जो है स्वयं ऊर्जा है। इसको कहा साम्य ऊर्जा। और जब ये प्रकृति के साथ में प्रकट होता है तो उसको कहा कार्य ऊर्जा। तो क्रिया की जो पृष्ठभूमि है उसको कहा कारण। प्रकृति क्रिया स्वरूप में है, ये क्रिया की पृष्ठभूमि है जिसको कहा कारण। ये बात क्लियर हो रही है कि सत्ता जो है कारण रूप में है, प्रकृति क्रिया रूप में, और ये दोनों अविभाज्य है ना। सत्ता प्रकृति को नित्य रूप से प्राप्त है। प्रकृति दो स्वरूप में है, जड़ और चैतन्य। चैतन्य में ये कार्य ऊर्जा के रूप में स्पष्ट है, और तो जड़ में ये कार्य ऊर्जा के रूप में स्पष्ट है, और चैतन्य में ये कार्य ज्ञान के रूप में स्पष्ट है। तब हम जो कुछ भी करते हैं उसके मूल में कुछ ज्ञान है, उसकी पृष्ठभूमि ज्ञान के रूप में है। अब हम क्या करते हैं तो करने के रूप में ये पता लगता है 4 विषय, 5 संवेदनाएं, 3 ऐषणाएं और उपकार। ये मानव करता है। उपकार करता है, ऐषणाओं के साथ जीता है। ऐषणा मतलब लोकेशना, उद्देशना और विद्देशना।
लोकेशना मतलब यश बल कामना, वित्तेशना मतलब धन बल कामना, और उत्तेजना मतलब जन बल कामना। ओवरऑल अपने को आइडिया है। 5 संवेदनाएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 4 विषय, आहार निद्रा है और मैं। ये सब काम हम करते हैं। इनमें से ये वाले जो 2 ज्ञान है ये हमको शरीर से मिलते हैं, या इनका मूल शरीर से है। इनका जो ज्ञान है ये अनुभव से आता है। अनुभव को हम आगे अब बात करेंगे क्या है। अनुभव से ये आता है, इसलिए उपकार और ऐषणाओं का जो ज्ञान है उसको कहा संस्कार है, और शरीर से जो ज्ञान हो रहा है उसको कहा अध्यास। ठीक, ज्ञान का धारक वाहक जीवन है। इस बारे में हम अब सूचना हमको मिल चुकी है कि जीवन ही ज्ञान का धारक वाहक है। अब इसको हम थोड़ा खोलते हैं कि जीवन में क्या क्या है, कहाँ क्या होता है। एक बार उसके नामों से हम परिचित फिर से हो जाते हैं। किसी भी चीज को अगर हमें समझना है तो उसकी क्रिया को समझना है। जीवन अपने आप में क्रिया ही है, तो उसकी क्रिया को समझना है। उसमें क्या क्या क्रियाएं हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। तो जीवन जो है, जैसे हमने पढ़ा भी है, ये 5 चीजों का संयुक्त स्वरूप है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। इसमें से मन में कुछ क्रियाएं होती हैं, इसका नाम दिया आस्वादन और चयन। वृत्ति में कुछ क्रियाएं हैं, इसका नाम है तुलन, विश्लेषण, चित्त में कुछ क्रियाएं हैं, साक्षात्कार, चिंतन, चित्रण, और बुद्धि में क्रियाएं हैं बोध, संकल्प। आत्मा की क्रियाएं हैं अनुभव, प्रामाणिकता, और इसके साथ में शक्तियों के नाम भी हैं। में आशा, वृत्ति में विचार, चित्त में इच्छा, बुद्धि में रितंबरा और आत्मा में प्रमाण। तो इनको कहा शक्ति, इन्हें कहा बल। क्या है इसको हम आगे अब समझेंगे। इनको कहा स्थिति या प्रत्यावर्तन।
इनको कहा परावर्तन या गति। ठीक, तो इस प्रकार से देखा कि इनमें एक सूक्ष्मता का क्रम है। मन से सूक्ष्म वृत्ति, वृत्ति से सूक्ष्म चित्त, चित्त से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। इस बात से हम परिचित हो ही चुके हैं कि जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, जिसमें आत्मा उसका मध्यांश है। प्रथम परिवेश बुद्धि है, दूसरा परिवेश चित्त है, तीसरा परिवेश वृत्ति है और चौथा परिवेश मन। जीवन में हर एक स्तर जो है वो अपनी एक निश्चित क्रिया करता है और वो क्रिया वही स्तर करता है, दूसरा स्तर नहीं करता है। क्या ये बात कम्युनिकेट हो रही? जीवन में हर स्तर एक निश्चित क्रिया करता है और वो क्रिया वही स्तर करता है, दूसरा स्तर नहीं करता है। तो मन जो है वो आस्वादन और चयन करता है, आत्मा वो काम नहीं करती है। मन अनुभव नहीं करता है, अनुभव की क्रिया आत्मा में ही है। उसी तरीके से बुद्धि बोध क्रिया है, चित्त साक्षात्कार क्रिया है, वृत्ति तुलन क्रिया है। तो जीवन में जिस स्तर की जो क्रिया है वो वही स्तर करता है। क्या ये बात ये कम्युनिकेट हो गई? दूसरी बात, इनमें एक सूक्ष्मता का क्रम है। ये वाली बात भी कम्युनिकेट हो गई कि मन से सूक्ष्म वृत्ति, वृत्ति से सूक्ष्म। एक और बात इसके बारे में हम कह सकते हैं कि कोई भी क्रिया जो है आइसोलेशन में नहीं हो रही है। तो मन की क्रिया को पहचानने के लिए आपको दो चीजों को समझना होगा। यहां पे हम ब्रेन बना देते हैं, एक्चुअली उसके साथ में जुड़ा हुआ ब्रेन की जगह पर शरीर ही बना देते हैं। ये हो गया शरीर और इसके साथ हो गया शरीर से हम करते हैं कार्य और व्यवहार। ने ये बात शुरू में ही करी थी कि जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव है ना। अब हम जीवन को खोलना चाह रहे हैं तो इसलिए शरीर को थोड़ा छोटा बना दिए। वैसे जीवन अपने स्वरूप में एक परमाणु ही है और शरीर काफी बड़ा होता है। तो मन के एक तरफ शरीर है और दूसरी तरफ वृत्ति है। वृत्ति के एक तरफ मन है, दूसरी तरफ चित्त है। चित्त के एक तरफ वृत्ति है, दूसरी तरफ बुद्धि। आत्मा, बुद्धि के एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ चित्त है। आत्मा के एक तरफ व्यापकता है और दूसरी तरफ बुद्धि। तो किसी भी क्रिया को समझने के लिए हमको इन दो के संयुक्त रूप में तीन चीजों को साथ में लेना होगा। मन की क्रिया को समझने के लिए हमको वृत्ति का आधार लेना होगा। जैसे हम ये बात कर रहे थे कि ये क्रिया का आधार जो है वो कारण कहलाता है ना। तो मन की क्रिया का आधार वृत्ति है, वृत्ति की क्रिया का आधार चित्त है, चित्त की क्रिया का आधार बुद्धि है, बुद्धि की क्रिया का आधार आत्मा है, आत्मा की क्रिया का आधार व्यापक सत्ता है। ठीक। एक और बात इसके साथ में जोड़ेंगे। अपने से स्थूल का कोई भी क्रिया
दर्शन करती है और अपने से अधिक का अनुभव करती है। मन शरीर का दर्शन करता है और मन वृत्ति में अनुभव करता है। वृत्ति मन का दर्शन करती है, वृत्ति चित्त में अनुभव करती है। चित्त वृत्ति का दर्शन करता है, चित्त बुद्धि का अनुभव करता है। बुद्धि चित्त का दर्शन करती है और बुद्धि आत्मा में अनुभव करती है। आत्मा बुद्धि का दर्शन करता है, आत्मा व्यापकता में अनुभव करती है। ये कॉन्सेप्ट अपना बेसिक अपन बात कर रहे हैं, इस पे अपन बहुत अच्छे से डिटेल में बात करें। बट ये बेसिक चीजें एक बार सेट हो जाए ताकि अपनी टर्मिनोलॉजी एक बार सेट हो जाएगी, फिर उसके बाद में हम उसके आधार पर बात कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ में अपन कुछ और जोड़ते हैं। ये जो जीवन की जो 5 स्तर हैं, इनको हम निश्चित स्थलियों के रूप में पहचान सकते हैं। इसमें से ज्ञान, ये जो आत्मा जो है, इसको कहा तृप्ति, आत्मा को बोला तृप्ति स्थली या ज्ञान की स्थली। आत्मा में अनुभव को ही ज्ञान कहा है। बुद्धि को कहा निश्चयन स्थली या विवेक स्थली। चित्त को कहा लक्ष्य या योजना स्थली। वृत्ति को कहा निर्णय स्थली। और मन को कहा क्रियान्वयन स्थली। पेन थोड़े चाहिए। इसका मतलब समझ लेते हैं। मन के द्वारा ही क्रियान्वयन होता है। मन जब शरीर के साथ जुड़ता है तो जो भी जीवन में है, मानसिकता है, उसको वो क्रियान्वित कर सकता है। बिना मन के कुछ भी क्रियान्वित नहीं होता है। वृत्ति सीधे क्रियान्वित नहीं कर सकती, आत्मा सीधे क्रियान्वित नहीं कर सकती। क्रियान्वयन के लिए मन आवश्यक है। निर्णय की स्थली जो है, डिसीजन लेने की जो स्थली है, उसको कहा वृत्ति। चित्त जो है वो है जहां पर लक्ष्य और योजना बनती है। और बुद्धि जो है, ये बुद्धि जो है उसको कहा वस्तु ऐसा ही है, इसका निश्चयन होता है। और तृप्ति जो है, ज्ञान की तृप्ति, उसको कहा आत्मा। अभी तक के जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कोई चीज स्पष्ट ना हो तो बताइए। नमस्ते भाई। हाँ, एक बार अपना नाम भी साथ में जोड़ दीजिए क्योंकि मैं सभी के नाम अभी तक याद नहीं कर पाया। मेरा नाम संतोष नादरगेट है, पुणे से आया हूँ। 1.5 साल से जीवन विद्या सुन रहा हूँ।
आपके वीडियो में मैंने देखा था बाबा जी के साथ जो ऊर्जा और व्यापक है ना, तो उस वीडियो में बाबा जी बता रहे थे ऊर्जा को, कार्य ऊर्जा को पहचानता है। उसमें उदाहरण दिए कि मुर्दे को जलाया, दाल पक गई। तो ये ऊर्जा को पहचाना, किसने पहचाना, ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। ये तो कार्य ऊर्जा को पहचाना ऐसे बोलिए। हाँ, इस बात को हम ऐसे रख सकते हैं कि जड़ में भी पहचानना और निर्वाह करने की बात है, और चैतन्य में भी पहचानना और निर्वाह करने की बात है। तो जहां तक दाल और आग की बात है, वो तो जड़ के पहचानने और निर्वाह करने की सीमा में है, वहां की बात है। तो आई थिंक ये भी एक हमारे आपस की पूरकता की बात है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मेरा ये बेसिकली अभी तक का जो प्रेजेंटेशन था, इस पर अगर कुछ प्रश्न बनता है तो एक बार आप अपने थोड़ा सा इस तरह से सोच के देखिए कि अगर मान लो चैतन्यता या मैं कुछ होता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या इसमें? चैतन्यता, कॉन्शियसनेस जिसको हम कहें, इसके अलावा किसी मतलब कोई चीज इसमें कवर नहीं हो रही है, उसके बारे में बात सोचिए। क्या चीज जो है, जो कुछ अब ये हमारे अंदर वाली बात है, जीवन अपने अंदर में सभी में समान रूप से है, कोई बार्गेन नहीं है, किसी में आधा जीवन हो, किसी में पूरा जीवन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी में समान रूप से जीवन। तो ये अपने अंदर ही चेक करने की बात है कि चैतन्यता को लेकर, है ना, चैतन्यता हम जानते ही अपना होने को स्वीकार ही हैं, हम कुछ सोचते ही हैं, हम कुछ करते ही हैं, हम कुछ विचार करते ही हैं, और हम दूसरों को भी विचार को व्यक्त करते हुए देखते हैं, हमने कुछ पढ़ा भी है, कुछ सोचा भी है। उस सब को सोचते हुए चैतन्यता को लेकर कोई ऐसी चीज बचती है जो इसमें नहीं आती हो? जैसे हम भौतिकता को लेकर 10 बातें कहते हैं कि हाँ ये इस तरीके का चीज है, ये ऐसा बना हुआ है, ये पेड़ पौधे हैं, ये इस प्रकार की संरचना है, ये इस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार की चीजें। अब अपनी बात कर रहे हैं, मैं की बात कर रहे हैं, जो अपने अंदर घट रहा है, उसमें सब कुछ इन्हीं के अंदर आना है, चाहे वो हमारे इमोशंस हो, भावनाएं हो, जेलसी हो, हर तरीके के आवेश हो, उन्माद हो, जो कुछ भी घटना है वो इस सीमा के अंदर घटना है। उसके ऊपर हम अब माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे हैं। अब ये पूछा कि भाव क्या है ना, इमोशन या भावनाएं क्या है? बिल्कुल जायज सवाल है। तो एक है, जब जीवन शरीर को जीवंत बनाता है तो संवेदनाएं प्रकट होती हैं, संवेदनाओं के साथ विचार बनता है, विचार के साथ, विचार जो है वो भाव का पूर्व रूप है। तो अभी जो हम जिनको भावनाएं या इमोशंस कहते हैं, वो एक्चुअली संवेदना और विचार का मिलकर बना है। अब यहाँ पर जिस चीज को हम भाव कह रहे हैं, वो उससे आगे पहचाना गया। यहाँ कहा ये भाव यहाँ पहचानने आ रहा है, यहाँ पर भाव की पृष्ठभूमि है। अभी तक के और कुछ आपका क्वेश्चन हुआ, इसके ऊपर अपन और आएंगे अच्छे से, है ना? ये निर्णय और निश्चय, ये दोनों, निर्णय और निश्चय, ये दोनों, इन दोनों को खोले।
देखिए, हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए कुछ डिसीजन लेना ही होता है। यहाँ बैठे हैं, अभी उठेंगे, जाएंगे, चाय की घंटी बजेगी, उसके बाद चलेंगे। अभी हम सुनना है, ये भी एक निर्णय है। तो ये सब जो निर्णय हो रहा है, ये स्थली है विचार की। निश्चय उससे और सूक्ष्म स्तर की चीज है। वस्तु ऐसा ही है, मानव ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है, अस्तित्व ऐसा ही है, सत्य को पहचानना, सच्चाई ऐसा ही है। निष्कर्ष फिर यहीं पे ही कुछ हुआ। निश्चय से और ये अब स्थिर हो गया, ये हिलेगा नहीं, ये संकल्प के साथ में जुड़ता है। बिल्कुल स्थिरता, अब ये हिलेगा नहीं। निर्णय, आप बहुत सारे निर्णय टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो जीवन में दो भाग हैं। एक भाग जो कि चेंजिंग नेचर के साथ में जुड़ा हुआ है, परिवर्तनशीलता के साथ में जुड़ा हुआ है, और एक भाग है जो कि निरंतरता के और नित्यता के साथ में जुड़ा है। जो निरंतरता और नित्यता के साथ में जुड़े हुए हैं भाग, उनको कहा आत्मा और बुद्धि। वहां निश्चय की बात हो रही है। और जो भाग परिवर्तनशीलता के साथ जुड़े हैं, उनको कहा मन, वृत्ति और चित्त। स्थिर वस्तु, निश्चित वस्तु, परिवर्तनशील वस्तु के साथ व्यक्त हो सकती है, प्रमाणित हो सकती है, पूरी तरीके से हो सकती है। ये इस दर्शन का प्रस्ताव है। अस्तित्व जो है उसमें स्थिरता भी है और परिवर्तनशीलता भी है। परिवर्तनशीलता की पहचान मन, वृत्ति और चित्त में हो रही है। निरंतरता की पहचान बुद्धि और आत्मा में हो रही है। ठीक, इसको हम और आगे और डिटेल में, हमारे पास में समय की बाधा नहीं है और कितना भी समय हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। हाँ भैया, हाँ, ये निर्णय जो है वृत्ति और मन के कोऑर्डिनेशन में होता है, और इसके ऊपर क्या लिखा है, लक्ष्य जी। लक्ष्य जो है चित्त और वृत्ति के कोऑर्डिनेशन में होता है। हाँ, इनका कोई एग्जाम्पल मिल सकता है? बिल्कुल, अपन इस पे बात करते हैं थोड़ा बहुत और थोड़ा सा संदर्भ बना लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके ऊपर आएंगे, है ना। शरीर को जब जीवन जीवंत बनाता है, तब संवेदनाएं प्रकट होती हैं। क्या ये बात जमती है? जीवन जब शरीर को छोड़ देता है तो संवेदनाएं का सवाल भी नहीं उठता है ना। तो शरीर का जो अध्यास आता है वो संवेदनाओं के साथ में जुड़ा है। क्या ये बात कम्युनिकेट हो रही है? शरीर के बारे में हम अवेयर होते हैं तो वो संवेदनाओं के द्वारा होते हैं। संवेदना को और ज्यादा परिभाषित संवेदनाएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सिंपल देखिए, टच करते हैं, साउंड आता है ना, टेस्ट आता है, आंखों से कुछ दिखता है, स्मेल में कुछ आता है। शरीर से ये आ रहा है, शरीर से संवेदनाएं की पहचान हो रही है। जिससे पहचान हो रही है उसको हम कह रहे हैं इंद्रियां, है ना। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों का कनेक्शन ब्रेन से जुड़ा है ना? तो ब्रेन जो है जीवन उसके द्वारा कम्युनिकेट कर रहा है। जीवन का शरीर के साथ में कम्युनिकेशन का मीडियम ब्रेन है। ठीक,
प्रकट हो रही हैं, असंख्य संवेदनाओं को आस्वादन में कन्वर्ट करने का काम मन कर रहा है। सेंसेशंस को सेंस बनाने का काम मन कर रहा है। तो शरीर से जो असंख्य संवेदनाएं हैं उसको आस्वादन में परिवर्तित करने का काम मन कर रहा है। आस्वादन इंग्लिश में टेस्ट। ठीक है, ये आस्वादन जो हुआ ये वृत्ति के लिए दृश्य हुआ। वृत्ति के लिए दृश्य संवेदना नहीं है, मन दृश्य है। अब जो सेंस हुआ उसके साथ में आइडिया जो है उसको कन्वर्ट करने का काम मन वृत्ति कर रहा है। मन में कोई विचार नहीं, मन में केवल आस्वादन है। ये अच्छा है, ये बुरा है, जो है वो सबको उसने वृत्ति को के लिए दृश्य बन गया। अब वृत्ति जो है इसके ऊपर इसको तोल देता है। वृत्ति एक ऐसी फैकल्टी है जो कि जिसमें तोलने का गुण है। ठीक, वृत्ति के साथ ही क्रम बनता है। तो भैया को शायद याद होगा, पुरानी वाली बुक्स के अंदर विश्लेषण शब्द के स्थान पर तर्क और तुलन शब्दों का प्रयोग किया है। बाबा जी बाद में थोड़ा भाषा को बदला है। तो वृत्ति जो है, जो आस्वादन हुआ इसके ऊपर एक क्रम को सजा दे रहा है। क्या ये बात कम्युनिकेट हुई? वृत्ति मन से केवल सेंस बन रहा है, लगातार जो सेंसेशंस आ रही है उनका सेंस बना रहा है। अब इन सेंस को सीक्वेंसिंग करने का काम जो है वो वृत्ति में हो रहा है। बोलते हैं कि बहुत विचार आते हैं तो वो मन का काम नहीं है, वो वृत्ति का वृत्ति का ही काम है, मन उसके साथ है ही। वृत्ति जो है वो विचार का, वृत्ति विचार का क्षेत्र है। ठीक भैया, हेलो, हाँ, जो यहाँ पे सेंस बना उसके साथ में क्रम बना देती है। कैसे? काल, क्रिया और निर्णय का क्रम बना देती है। ये काम वृत्ति में हो रहा है। जो कुछ भी बेसिकली दृश्य है, शरीर से दृश्य आया, उसको सेंस किया मन ने, वृत्ति ने उसको उसमें क्रम बना दिया कि ये क्रिया है, इसके बाद ये क्रिया है ना? तो क्रिया देखा कि पानी ऊपर से चला, उसके बाद ये नीचे आ रहा है। अब आपको ये पता लगता है पानी ऊपर से नीचे ही आ रहा है। ये पहचान हो रही है वृत्ति में, मन में नहीं हो रही। तो क्रम की पहचान जो है, समय के साथ क्रम की पहचान जो है वो वृत्ति में हो रही है। तो काल, क्रिया और निर्णय का विश्लेषण वृत्ति में हो रहा है। काल, क्रिया और निर्णय ये चीजें। एक क्वेश्चन था। हाँ, ये मन की जो आस्वादन क्रिया है वो प्रत्यावर्तन है, तो मन आस्वादन पूर्वक अनुभव वृत्ति का करता है, वो मेरा समझ हाँ, सही? तो मन के लिए वृत्ति कारण है। वृत्ति जैसे दर्शन करती है, मन का तो विश्लेषण पूर्वक करती है, क्योंकि गति हाँ, वो परावर्तन है। हाँ, इसको ऐसे देखें कि वृत्ति जो है, मन में जो कुछ भी हो रहा है उसको वो देख पा रहा है, वो देख सकता है, वो उससे सूक्ष्म है, उसको देख ही रहा है। और वो देखने का काम में विश्लेषण शामिल है। तो वृत्ति जो है वो मन को देख रहा है, मन जो है शरीर को देख रहा है, मन जो है शरीर की पूरी
औकात को समझता है। प्रश्न है परावर्तन और जो प्रत्यावर्तन में इस पर थोड़ा आएंगे, है ना, थोड़ा सा होल्ड करके रखो। हाँ दीदी। हाँ, इसको अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो हमने अभी तक ये बात करी थी कि असंख्य संवेदनाएं शरीर से आती हैं, उसको सेंस में कन्वर्ट करने का काम मन कर दे रहा है, और फिर वो सेंस के ऊपर एक क्रम बनाने का काम वृत्ति कर रहा है। जैसे सूरज उगा, हॉराइजन पे था लाल, फिर उसके बाद में थोड़े समय के बाद ऊपर गया, सफेद हो गया, तेज धूप हो गई, चीजें जो है वो ज्यादा चमकने लगी, फिर वापस जो है वो हॉराइजन पर चला गया और एक दूसरे तरीके की लालिमा क्रिया का दर्शन। तो ये मन से तो उसने क्या किया, उसने केवल सेंस किया कि ठंडक है, हवा चल रही है, रेड हो रहा है, ये हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वहां, है ना, वृत्ति तक। वृत्ति उनके क्रम को देखता है। आप ये सोचिए कि वृत्ति में एक तरीके से इंटरनल क्लॉक है, जीवन में एक क्लॉक है, उसी के आधार पर काल का निर्णय हो रहा है, क्रिया की पहचान हो रही। क्रिया और क्रिया के साथ जो रिलेशन जुड़ता है तो उसको हम टाइम बोलते हैं, है ना। तो उससे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इसकी पहचान वृत्ति में हो रही। और फिर उसके बाद में मुझे क्या करना है, अब शाम हो गई, थोड़ा वॉक पे जाना है ना। तो निर्णय हो गया, फिर उसके बाद शरीर को, मन को संकेत किया, परावर्तित किया, मन ने शरीर को आधे किया, चल दिया। लक्ष्य बना था, हर दिन मुझे वॉक पर जाना है। मन जो है वो देख रहा है, संकेत दे रहा है, यहां पे वृत्ति से पता लग रहा है कि ये क्या क्रम के अंदर ये आ रहा है। निर्णय तब हो रहा है जब ये हो गया कि हाँ ये टाइम हो गया, अब करो, है ना, ठीक। तो वृत्ति जो है ये काम कर रही है, क्या काम कर रही है, तोलने का काम कर रही है और विश्लेषण करने का काम कर रही है। इसमें से दृष्टियां के आधार पर तुलन हो रहा है। इसमें दृष्टियां हैं प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य। प्रिय हित लाभ जो दृष्टियां हैं वो शरीर के आधार पर है। न्याय धर्म सत्य के लिए इसको चित्त की आवश्यकता पड़ती है। वृत्ति के लिए चित्त ही सोर्स है। अनुभव का आधार ना होने के कारण चित्रण जो है वो शरीर संवेदनाओं से प्राप्त ज्ञान या अध्यास के ज्ञान से ही चित्रण या इच्छाएं बन जाती हैं और उसी के आधार पर कुछ न्याय धर्म और सत्य का डिजाइन बन जाता है। तो अभी के समय में जब अनुभव ज्ञान नहीं रहता है तो न्याय धर्म सत्य जो है वो प्रिय हित लाभ का ही कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे न्याय को माना कि हमारे धर्म प्रवर्तक के खिलाफ कुछ कोई बोले तो उसका गला काट दो, वो न्याय है ना। तो वृत्ति ने उस प्रकार से तुलन किया, उस आधार पर विश्लेषण किया, उस आधार पर मन को चलाया और वो बेसिकली काम कर लिया। न्याय दृष्टि हुई, पर न्याय जो है वो
उस मान्यता, चित्त के मान्यता के आधार पर हुआ। ठीक, उसी तरीके से हम धर्म को भी कुछ मानते हैं और सत्य को भी कुछ मानते हैं। ठीक, तो इस तरीके से तुलन और विश्लेषण की काम हम समझते हैं। इसके आगे चलते हैं, चित्त के ऊपर आते हैं। चित्त है लक्ष्य और योजना की स्थली। तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअली जो दृश्य है, क्योंकि जीवन अपने आप में एक अमर वस्तु है, तो समवेयर इट इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज थिंग्स, चीजों को वो बेसिकली स्थिर बनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे सेंसेशंस जो कि इतने सारे परिवर्तनशील हो रहे हैं, उसके ऊपर विचार को बैठाकर उसको कुछ स्थिर बनाया, उसके ऊपर लक्ष्य को बनाकर उसको और स्थिर बनाने का प्रयास किया। ये नजर आ रहा है अपने को? संवेदनाएं निरंतर परिवर्तनशील हो रही हैं, उसमें कंटिन्यूटी को बनाने का प्रयास जीवन कर रहा है। ये जीवन का डिजाइन ही है। चाहे शरीर के आधार पर भी हो, शरीर के आधार पर ही लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य की भी हम निरंतरता बनाना चाह रहे हैं। तो चित्त में जो काम हो रहा है उसको कहा चित्र ग्रहण और चित्र निर्माण। तो जो कुछ भी सूचना यहां से वहां तक पहुंच रही है, उसका एक तो वो ग्रहण कर रहा है और फिर उसके साथ में नए चित्रों का भी निर्माण कर रहा है। ये मेमोरी नहीं है कंप्यूटर वाली, ये एक्टिव चीज है। एक्टिव चीजें मतलब ये कुछ नई चीजों को भी बना रहा है, ये पास्ट में भी जा रहा है, फ्यूचर में भी जा रहा है। तो चित्त जो है वो एक चित्रण बनाने का काम कर रहा है, और हर चित्रण एक इच्छा है, और इन इच्छाओं के गुच्छे को भी एक संयुक्त इच्छा भी कह सकते हैं। जैसे मकान बनाने की इच्छा है, उसके साथ में और 10 चीजों की इच्छाएं जुड़ी हुई। तो ये बोला लक्ष्य और योजना स्थल। एक बात रखना चाहिए हम स्पष्टीकरण के रूप में कि कई बार हमें चित्रण पे ये चित्रण इच्छा कैसे है, ये बहुत बार स्पष्ट नहीं होता। अंदर से एक समझ बनती थी कि ये यार चित्र बन गए, ये इच्छा कैसे होगी, ये पड़े ये चित्र बने हुए, ये इच्छा कैसे होगी। तो ये जो आपने रखा ना, बड़ा अद्भुत सेंटेंस आपने जोड़ा, ये वहाँ दीवानी में भी जोड़ा था आपने, कि ये केवल चित्रण नहीं है, चित्रों का संग्रह केंद्र नहीं है, ये चित्रण बनाता भी। इस बात से ये इच्छा सब जुड़ता है जाके, ये इच्छा है। ये केवल स्टोर हाउस नहीं, ये एक स्टैटिक स्टोर हाउस नहीं, और ये एक्चुअली चैतन्य चीज है। ये लक्ष्य और योजना के अर्थ में चित्रण बन रहे हैं, कुछ चीजें स्टोर भी हो रही हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस तरीके से ये इन तीनों के साथ में these three are sufficient for mechanics of living, मतलब जो कि यांत्रिकता का जो काम है, शरीर का जो काम है, उन तीनों से हो जाता है। हाँ भैया, ये मन के लेवल में जब आपने बोला कि जो भी संवेदनाएं हैं वो उसका सेंसेस सारा लेता है, तो इसमें आशा का क्या रोल है? ठीक, इसको अपन आते हैं इसके ऊपर। अभी अपन केवल प्रत्यावर्तन की तरफ चल रहे थे, मतलब हम कैसे वो रिसीव हो रहा है, फिर उससे क्या कर रहे हैं, इस बारे में है। ठीक है, एक क्वेश्चन। हाँ, आपने बोला ये पास्ट एंड फ्यूचर में जाता है, ग्रहण करता है और निर्माण करता है, इसको थोड़ा सा देखिए हम कुछ कोई अपन ने चीज को देखा है ना, कि ऐसे घर होना चाहिए, है ना, और या फिर कोई घटना हमारे साथ में हुई, मान लो शादी होकर गए, उस समय क्या मदर इन लॉ ने बोल दिया था, या कुछ भी इस तरीके की कोई मेमोरी हो। अब क्या होता है कि
वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी नहीं रहती है ना, वो उसके साथ कुछ बुनता है, और कभी कभी हम जो हुआ था उससे डिफरेंट कुछ बना देते हैं, है ना। और तो ये एक बात है, तो ये एक एक्टिव एंटिटी है जिससे कुछ जो ग्रहण किया है उसका केवल ये मैकेनिकल स्टोर हाउस नहीं है, ये मानसिकता के अनुसार उसके ऊपर और कुछ गढ़ता भी है ना। जैसे हम बात सुनते हैं और सुनकर आप सोच उससे बहुत ज्यादा लेते हो, ये आपके जीवन की महिमा है ना। अध्ययन भी उसी आधार पर हो रहा है। जीवन में इतनी ताकत है कि एक बात कहते हैं और उसको वो इतना फैला सकता है। तो जीवन में कलाकार होने का गुण है, एक सूत्र बना कि हमको कुछ बात कहते हैं उसके आकार में हमारी कल्पनाशीलता बन जाती है, उसके कई डायमेंशंस में वो फैला देता है। इसी आधार पे हम अध्ययन भी कर पा रहे हैं। कुछ बात कहते हैं, उसको हम सोचते हैं, उसको हम समझते हैं, उसको जीने में लाते हैं, वो ऐसे ही हो रहा है ना। तो ये चित्र ग्रहण, चित्र निर्माण का काम हम करते ही हैं। हाँ भैया, सोचने की हम बात जो सोचने की हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति के लेवल पे पहले होगा, और उसके बाद कौन से जो थॉट्स हैं जो चित्र बनाएंगे और कौन से हैं जो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम कई बातें सोचते हैं जिसका चित्र नहीं भी बनता, और कितनी सारी बातें हम सोचते हैं जो चित्रण में बैठ जाती है। ऐसा होता है। दोनों चीजें साथ साथ हैं। विचार जो है वो चित्त के साथ ही चल रहा है, स्मृति जो है वो चित्त में बन ही रही है। तो दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। इसके पास पहले का भी कुछ चित्रण है, इसके पास अभी कुछ आया वो भी है, और पहले का भी कुछ है। तो ये है कि इससे सूक्ष्म ये है, इससे सूक्ष्म ये है, ये तीनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक? हाँ शामिल हाँ शामिल है। जैसे जो भी चित्र हमने ग्रहण किया या सूचनाएं आई उनमें से अगर कोई नया चित्र बनेगा तो वो फिर मिलावट वाला काम होगा, मतलब जोड़ तोड़ के ही कुछ बनेगा। ऐसा ही है। अगर बाई चांस कुछ अलग कुछ ऐसा बन गया तो वो सही होगा, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा, तो गलती की संभावना बनी रही। अगर जैसे आपने अभी समझाया कि ऊपर की शक्ति मन का दर्शन करेगी, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक वो ऊपर निश्चय सही नहीं होगा तो बुद्धि के इसके ऊपर आते हैं, है ना। अपन नीचे से चल रहे हैं अभी, वो भी आएगा, फिर एक बार अपन उनके साथ में भी देखेंगे। ठीक है, हाँ, इसको साथ में देखेंगे, अभी विल कम टू दैट। जी भाई, अभी तक जो बताया वो 4.5 रुपया का ही मैकेनिज्म है। अभी तक इतनी ही बात हुई है। हाँ, अभी तक इतनी ही बात हुई, जीव चेतना की। अभी इसको हमने जज भी नहीं किया। सारी क्रियाओं में इंट्यूशन का क्या रोल है? ठीक। और चित्त में जो चित्रण हो रहा है उसमें चित्त ग्रहण और चित्र निर्माण, इन दोनों प्रोसेस में चित्र निर्माण में आपने कहा पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में जाके चित्र निर्माण भी हो रहा है। तो चित्र निर्माण में अज्ञात का क्या रोल है या असंप्रज्ञात का क्या रोल है? ठीक। कोशिश करते हैं। तो भैया ने ये पूछा कि
मतलब मैं आपकी भाषा थोड़ी सी बदल दे रहा हूँ, उसमें आप बताइएगा सुधार करने के लिए, कि एक तो चित्र जो हैं जो संवेदना के द्वारा आ रहे हैं, है ना, चित्रण उसके और उसी के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होकर पास्ट और फ्यूचर के अंदर जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी क्या कुछ बन सकता है क्या? जिसको आप इंट्यूशन कहते हैं। क्या चित्त में जो उसने संवेदनाओं के द्वारा ग्रहण किया है, क्या उससे अतिरिक्त भी उसमें कुछ बन सकता है क्या? तो उसका उत्तर है हाँ। ठीक। तो कल्पनाशीलता के अंदर ये कैपेसिटी है कि जितना अभी तक वो देख पाया है, स्वीकार पाया है, उससे अधिक का उसके अंदर अनुमान बन सकता है। ठीक। इंट्यूशन एक रहस्यमय चीज हो जाती है। अब हम इंट्यूशन को या ऐसी चीज जिसको हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो है, इसको हम कैसे तय करेंगे, इसके बारे में हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा होल्ड पे रखिए। संसार के साथ में, शरीर के साथ कार्य करने में, व्यवहार करने में, अपने आइडियाज को मटेरियलाइज करने में या मनाकार को साकार करने के अर्थ में जो कुछ भी करना है, क्या इन तीनों की सीमा में हो सकता है या नहीं हो सकता है, या इससे अधिक की कुछ जरूरत है? इस बारे में थोड़ा सोचिए। हमको सुबह उठ के नहाना है, वॉक पे जाना है, कुछ काम करना है, उससे कुछ रॉकेट बनाना है, रॉकेट के ऊपर बैठ के चांद के ऊपर पहुंचना है, चांद से वापस भी आना है, और फिर उसके बाद में और भी कुछ बहुत सारे इनोवेशंस करने हैं, बहुत कंप्यूटर्स बनाने हैं, मोबाइल फोन बनाने हैं, घर खरीदना है, इकोनॉमिक्स की बात है, राष्ट्र के एक प्रकार की व्यवस्था है। इन सब के बारे में सोचना, करना, उसका कार्य करना, ये क्या इन तीनों से हो सकता है? नॉर्मल एक्टिविटी में हो जाता है, लेकिन कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल तौर पे बात नहीं करता, लेकिन कुछ जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, या जैसे मैं कंप्यूटर का पर्सन प्रोग्रामिंग करते हैं, तो कई चीज़ में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कल्पनाशीलता की लिमिट आ जाती है, क्योंकि हम लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जो जैसा है वो वैसा देख नहीं पाती कल्पनाशीलता, उससे अधिक या कम देखते हैं। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम जो कार्य जिसको बोलते हैं भौतिक जगत के, उसमें भी एज इट इज देखने की जरूरत पड़ती है, तब इससे एक्स्ट्रा कुछ की जरूरत पड़ती है। ठीक, इस बात पर अपन आए। आपने इस बात पर ध्यान दिलाया, इतना भर काफी नहीं है ना। ये होता है, आप सहमत हैं, इससे काफी कुछ कर सकते हैं, ये भी सहमत है, पर इतना भर काफी नहीं। और कोई ऑब्जर्वेशंस अभी तक? एरिस्टो कहाँ गए? एनी ऑब्जर्वेशन? मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। हाँ, आर्किमिडीज का जो यूरेका का जो है कि वो बहुत दिनों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब स्विमिंग पूल में नहाने गया तो कुछ कल्पनाशीलता के अंदर कुछ ऐसी घटना बनी कि बहुत दिन से हो नहीं रहा था। उसी तरह से ये बल्ब का जो आविष्कार करते थे, तो उसको वैक्यूम में होगा तो 10,500 एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद वो नहीं हो रहा था, लेकिन एक दिन उससे तुरंत वैक्यूम में होगा वो पता चला। तो ऐसे साइंटिस्ट लोगों को कई बार कहीं पे फंसते हैं, फिर ये जो आशा विचार इच्छा के बाहर कुछ उनको मिल जाते ग्लिम्स, जैसे जो सोई मशीन है उसके अंदर जो सुई में होल कहाँ रखना है
तो मैंने सुना है कि वो साइंटिस्ट को रात नींद में सपने में दिखाई दिया था जी। कि उसकी नोक पे होल रखेंगे हाँ। तो हो सकता है। तो दो तरीके की चीज हैं जो कि जीवन कर रहा है। एक को कहा अज्ञात को ज्ञात करना, और दूसरा कहा अप्राप्त को प्राप्त करना। कम्युनिकेट हुई भाषा। अप्राप्त मतलब अभी हमको प्राप्त नहीं है, अब हमको प्राप्त करना है। और दूसरा जो चीज हमारे लिए अननोन है वो हमको प्राप्त ज्ञात करना है। कुछ चीजें जो अभी अप्राप्त हैं उसके लिए भी कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसको कार्य ज्ञान की सीमा में रखा, ठीक है ना। तो उसमें इनोवेशंस की अंदर आहा मूवमेंट्स हैं ही। कुछ जो अभी तक नई डिजाइन बनाए, एक नए डिजाइन के अंदर कल्पनाशीलता का सज जाना, जो कि अनुसंधान कहलाएगा। तो जीवन में एक अनुसंधान की प्रवृत्ति है जो कि आशा विचार इच्छा की सीमा में है। आशा विचार इच्छा जो है वो अनुसंधान का साधन है। उसी के अर्थ में मानव जो है जानवरों से भिन्न जीता चला आया है। बंदर के पास में आइडिया ही नहीं आ रहा है कि कपड़े भी पहनना है ना। आदमी के पास आइडिया आ रहा है, ठीक। हाँ भैया। मेरा इसमें एक ध्यान जा रहा है, जैसे आपने बताया कि चित्र में चित्रण जो बन रहा है, अभी मैं 4.5 के हिसाब से काम कर रहा हूँ। उसमें जो हमने देखा वो एज इट इज नहीं है, उसको हमने तुलन और विश्लेषण करके अपनी दृष्टि के अनुसार उसको हमने मान्यता के रूप में रखा। ठीक है। हर चित्रण एक मान्यता का स्वरूप है। तो इसी पे मेरा ध्यान गया कि मान्यता तब तक मान्यता है जब तक वो सत्य नहीं है। बायस्ड ऑब्जर्वेशन, अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। हम दृष्टि के आधार पर ही देख रहे हैं। जब जो हमारी मान्यता है या फिर जो हमारा चित्रण हुआ है वो जो जैसा है वैसा हमको दिखा है, तो वो मान्यता ना रहते हुए मान्यता से अधिक है। इस पर हम आएंगे और कुछ भाग जो है वो दिखाएगा और उसके साथ में हम चित्रण और करेंगे, लेकिन उससे दिखने से अधिक कुछ भाग है जो उसमें निरंतरता और नित्यता से जुड़ा है। वो भाग चित्रण से आगे जाता है। इसके बारे में हम आगे। हाँ बता रहे थे ऑब्जर्व किया हो रहा है, तो ये जो त्वरित भैया ने जो प्रश्न पूछा ना उसी पे थोड़ा विचार अटक गया था कि जो इंट्यूशन वाली बात थी, तो अभी भी जैसे आप बता रहे हो जो नित्यता की ओर, जो नित्यता वाली जो वास्तविकता है, तो वो एक तरह से स्रोत रहेगा जो संवेदनाओं से भिन्न भी जो चित्त काम कर रहा है। तो नित्यता से जो नित्यता में जो तदाकार है चित्त, वहाँ से संवेदनाओं के भिन्न भी कोई चित्र बन सकते हैं। इस पर अपन आएंगे, इस पे आगे चर्चा करेंगे। जी दीदी। जब आपने बताया इस बारे में, तो जब मेडिटेशन करते हैं या फिर हम बोलते हैं कि शरीर योग्य देखना है हर सिचुएशन को, या एक ऑब्जर्वर की तरह हर सिचुएशन को देखें, तो उस सिचुएशन में हम मन पे वर्क कर रहे हैं, मन के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। और इसमें हम उसके अंदर तो हमारा फिर बायस्ड ओपिनियन भी नहीं आएगा। तो अगर हम उसको पीछे होके जैसे देखते हैं तो उसमें मतलब समझे
तो बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं कि जो हम कुछ ध्यान की विधियां हैं जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, तटस्थ भाव से वास्तविकताओं को देखने का अभ्यास करते हैं, जो हो रहा है उसके साथ में तटस्थ बने रहते हैं, देखते हैं चीजों की अनित्यता हमको समझ में आती है, चीजें राइज हो रही है फिर उसके बाद फॉल हो रही है, कोई चीज हो रहा है उसके साथ में कुछ संवेदना जुड़ रही है फिर उसके बाद में वो वापस कुछ समय तक बना हुआ है और फिर उसके बाद चला गया। ये एक हमारे अंदर एक प्रकार का एक ध्यान का अभ्यास है। इसमें देखने वाला कौन है ना, और इसकी अंतिम स्थिति क्या है, इसको अपन थोड़ा सा सोच लें। तो ये ध्यान की विधि है, इससे कुछ लाभ भी होता है और इसकी जो अंतिम स्थिति है उसको कहा समाधि, जिससे अनित्यता का बोध होता है और नित्यता की ओर गमन की ओर प्रयास होता है। मैं हूं इतना भर रहता है, बाकी सब अनित्य है, उसके साथ मेरा जुड़ाव नहीं। तो वो ना सुख की स्थिति है ना दुख की स्थिति है। तो क्या ये मन की उस पे ही चलेगा? कौन कह सकता है? इसकी स्थिति यहां तक पहुंचेगी, लेकिन उसका व्यवहारिक प्रयोजन क्या होगा? एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बैठ जाए, कितने मूल्यों का निर्वाह हो जाएगा उसमें। नहीं, पर सिर्फ ध्यान में नहीं करना है इसे। अगर आप करते हुए भी सब कुछ कार्य करते हुए भी ऐसे करें तो सिर्फ आएंगे, इसको थोड़ा सा होल्ड के रखिए। तो हमने ये देखा कि अभी तक हम इतनी जगह पर आ गए कि मन, वृत्ति और चित्त हैं। मन जो है संवेदनाओं से सेंस बना रहा है, चित्त जो है जो सेंस है उसको एक क्रम में संजो दे रहा है ना, काल, क्रिया और निर्णय के रूप में, और वृत्ति जो है उसको एक क्रम के रूप में संजो दे रहा है, और चित्त जो है उसमें इच्छाएं हैं। ये तीनों संयुक्त रूप में काम कर रहे हैं, उससे शरीर का काम चल रहा है और व्यवहार चल रहा है। अब इतना भर अपन करते रहते हैं, फिर इसके साथ में भैया ने ये बात रखी, इतना भर काफी नहीं है। इतना भर काफी नहीं है ना। हम इसी बीच में जो भैया ने बोला, भावनाएं भी हैं, भावनाओं से भी, इमोशन से भी जूझ रहे हैं और सब तरीके की बातें हो रही हैं। इतना भर काफी नहीं। एक बार थोड़ा सा रख देता हूं इससे ऊपर की क्रियाएं क्या है, फिर उसके बाद में इससे आगे की गति के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो हमने देखा कि यहां पर जो है मन, वृत्ति, चित्त में अच्छी बातें भी आ जा रही हैं और खराब बातें भी आ जा रही हैं, है ना। जिसको हम खराब कहते हैं वो भी जा रहे हैं और अच्छी बातें भी आ जा रही हैं, और सबका सही और सबका अच्छा और सबका खराब एक भी नहीं है ना। जो मेरे लिए अच्छा है हो सकता है आपके लिए खराब हो, मेरे लिए न्याय है वो आपके लिए अन्याय हो सकता है ना। इस तरीके की बात हो रही है, लेकिन शरीर को चलाने का काम बढ़िया चल रहा है ना। इसमें कहीं ना कहीं अतृप्ति बनी हुई है, इतना भर काफी नहीं है, ठीक। तो इसको कहा कि यहां पर सम और विषम दोनों हो रहा है।
पोलैरिटीज के अंदर हम चल रहे हैं, कभी ये इस तरफ है कभी उस तरफ, सम और विषम के साथ में चल रहे हैं। यहां हम ये प्रस्तावित कर रहे हैं दर्शन में कि जीवन में एक इनकरप्टिबल कोर है। इनकरप्टिबल कोर मतलब जिसके ऊपर दोष ही नहीं आ पाता है। यहां दोष आ जा रहा है, यहां दोष प्रवेश ही नहीं कर रहा है। ऐसा डिजाइन ही है जीवन का कि जीवन में ये इनकरप्टिबल कोर है, यानी इसके ऊपर दोष ही नहीं आ पाता है, ये मूल के अंदर बना हुआ है। बुद्धि सम है, इसका मतलब हम बात करेंगे आत्मा मध्यस्थ है। बुद्धि चित्त का दृष्टा हमेशा बना हुआ है, आज के समय भी बना हुआ है। आत्मा बुद्धि का दृष्टा बना हुआ है, आत्मा आज भी बुद्धि का दृष्टा बना हुआ है। उसको हमें बनाना नहीं, ठीक वो है ही। बुद्धि देख रहा है, चित्रणों का दृष्टा बना हुआ है। चित्त कभी भी बुद्धि को सिखाएगा नहीं। क्या ये बात कम्युनिकेट हो रही है? चित्त कभी भी बुद्धि को सिखाएगा नहीं। सिखाएगा नहीं या सिखा नहीं सकता? सिखा नहीं सकता, वो उससे स्थूल है। चित्त को बुद्धि के अनुरूप होना है। बुद्धि सम है, अगर सम कोई चीज उसके सामने आए तो वो उसको पहचान लेगा। सामने आए मतलब चित्रण में आए। यहाँ नीचे सिखाना हो रहा है, यहाँ एक प्रकार से सिखा दिया, शरीर ने सिखा दिया चित्त को। इससे आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि बुद्धि को नहीं सिखा पाओगे। तो सारे शब्द, सारे के सारे चित्रण, सारे प्रतीक, सब कुछ यहां पे रुक जा रहा है। इसके आगे जो है ये सम वस्तु रखी है। ये एक ऐसा पत्थर है जो सम को पहचानता है। इसका मतलब क्या है? जाने जानबूझ के या अनायास हमारी अगर नियति के अनुरूप गति होती है तो बुद्धि उसको हाँ बोलता है। उसकी सहमति आती है। इसका मतलब नहीं है कि बुद्धि में बोध है। इसका केवल इतना ही मतलब है बुद्धि सम है और चित्त जो है उसके अनुरूप हो जाता है। इस बात को अपन नोट कर लें कि चित्त कभी भी बुद्धि को सिखाएगा नहीं। इस प्रश्न पर आएंगे तो फिर अध्ययन में हम कर क्या रहे हैं? तो बुद्धि सम है और जब चित्त जो है बुद्धि के अनुरूप है तब बुद्धि की सहमति उसके साथ में आ रही है। अब एक परिस्थिति की ऐसी परिकल्पना करते हैं कि हमारा चित्त जो है वो पूरी तरीके से बुद्धि के अलाइनमेंट में हो गया। ऐसी स्थिति में कहा
ये अवधारणा बोध पूरा हुआ। जितना जितना अलाइनमेंट होता जाता है उसको कहा साक्षात्कार। चित्त का बुद्धि को पहचानना बराबर साक्षात्कार। साक्षात्कार धारणा की वस्तु ही है। बुद्धि के वेंटेज पॉइंट या दृष्टिकोण से देख रहे हैं तब उसका नाम अवधारणा है। चित्त के वेंटेज पॉइंट या उस जगह से देख रहे हैं तो उसका नाम साक्षात्कार है। इस पर हम थोड़ा सा आएंगे, अभी केवल इसको अभी सुन लीजिए, आगे हम इसको संदर्भ के साथ और जोड़ेंगे। जब ये पूरा अलाइनमेंट हो जाता है, अवधारणा बोध पूरा हो जाता है, तब बुद्धि को आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा बुद्धि का दृष्टा हेलो। फिर उसके बाद में बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में और आत्मा का प्रत्यावर्तन व्यापक सत्ता में, ये साथ साथ होने वाली घटना है। अब होता कैसे है ये, इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमने इस बारे में बात की थी कि मन, वृत्ति और चित्त के संयोग में हमारा कार्य व्यवहार चलता रहता है। कुछ चीजों में हम खुश रहते हैं, कुछ चीजों में हम दुखी भी रहते हैं। ऐसे हम चलते रहते हैं। जो चीज में हमको अच्छा लगता है उसको हम और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास में और कोई सोर्स नहीं है, तो इसी विधि से ही उसको और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। रूप, पद, धन और बल के आधार पर, क्योंकि शरीर के आधार पर वही उपलब्धियां हैं, उन्हीं के अर्थ में लक्ष्य और योजनाएं बनाते हैं, उन्हीं को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। कहीं हमको लग जाता है कि इससे काम नहीं चलेगा, हमको ये एहसास हो जाता है बाय डूइंग मोर ऑफ द सेम इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, इससे वही होने वाला है जो कि उससे हो सकता है और उससे तृप्ति नहीं मिली। ऐसे में यदि आपका संपर्क ऐसे व्यक्ति से होता है जो कि इस जगह पे समृद्ध है, तो आपका ये हो जाता है कि इनके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है और वो मुझको चाहिए। तो कहीं जीते जीते हमारे ही चित्रणों की असफलता होते होते, बुद्धि की असहमति से होते होते, उसकी पीड़ा बनते बनते हम में ऐसी पात्रता बन जाती है, और उस पात्रता का अगर प्रमाण के साथ संयोग होता है तो अपने अंदर ये भाव बनता है मेरे पास जो नहीं है इनके पास है और वो मुझको चाहिए। आप सभी उससे गुजर चुके हैं, तभी आप इस अध्ययन शिविर में बैठे।
किसी पात्रता के साथ में आपके सामने बात होती है, आपको लग जाता है कि ये आदमी के पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है और मुझको वो चाहिए। हुआ क्या इसके अंदर? आपके चित्रण में कुछ ऐसा आ गया जो बुद्धि से अलाइन हो गया, आपकी पात्रता के अनुसार। जो अरिस्टो आप कह रहे थे ना, जो पहले परिचय शिविर में जो छलांग मिली थी, है ना, वो वही है। अब ये पात्रता जो है हमारी आज की शरीर यात्रा की हो या पुरानी हो, इसको अपन कह नहीं सकते, पर ये पात्रता है। हर आदमी किसी पात्रता के साथ खड़ा है। उसके सामने जब ये बात आती है तो कुल मिला के उसका अपनी ही बुद्धि के ऊपर ध्यान चला जाता है वो प्रतिबिंबन जागृत का, पर वो उसको अपनी श्रेष्ठता दिखने लगती है कि मैं ठीक हूं यार, कि मैं बेसिकली गलत नहीं हूं। तो एक सूत्र अनुभव दर्शन में आता है, जीवन जो है वो अजेयत्व और अमरत्व की कामना के साथ में। तो ये जो बुद्धि का जो इनकरप्टिबल कोर है, इसके साथ अपन टच कर जाते हैं और इसका दृष्टा जो है वो आत्मा बना ही हुआ है। तो अध्ययन के वो एक ग्लिम्स है जिसके अंदर ये पांचवा लाइन हो जाते हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। उस पर्टिकुलर चीज में आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन और साथ में शरीर, ये सारे अलाइन हो जाते हैं। ये जो हो जाता है, अब हम इस चीज को दोहराना चाहते हैं, इसको पूरा करना चाहते हैं, उस स्थिति को पाना चाहते हैं, उस आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे ही चित्रण पराभवित होते हैं या हार जाते हैं, या हमें ऐसा लग जाता है, समीक्षित हो जाता है कि डूइंग मोर ऑफ द सेम थिंग विल गेट मी मोर ऑफ द सेम थिंग। आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि भाई जैसे ही एक जागृत आदमी का प्रतिबिंबन हमें प्राप्त होता है तो बुद्धि सम है और मुझे ऐसा लगता है मैं सही हूँ और मैं सही कर सकता हूँ और मैं सही हो सकता हूँ। इस प्रकार का जो समझ है वो हमें एक मुखरित हो पाती है, कुछ ऐसा आप कह रहे हैं? जी, तो एक हमने एक जो हमारे सम्मुख आया, जो प्रतिबिंबन हुआ, या हमें अपनी ही श्रेष्ठता कहीं हम पहचान पाए, या बेसिकली हुआ ये चित्त ने बुद्धि को पहचाना, वो एक साक्षात्कार का बिंदु है। पर वो साक्षात्कार हो गया, वो कब कहेंगे? जब उसका रिक्वायर्ड ग्राउंडवर्क तैयार हो जाए तब कहेंगे, अदरवाइज उसकी निरंतरता नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो प्रतिबिंब है ये अपना नहीं हुआ, अपनी पात्रता के अनुसार अभी वो आया, पर पात्रता के अनुसार वस्तु के लिए यहाँ पे काम करना बाकी है। तो वो काम जो है वो विचार में ही होता है। विचार व्यवस्थित होता है, उसके अनुरूप चित्रण बनता है, उसके अनुसार कार्य और व्यवहार व्यवस्थित होता है, तब ये अलाइनमेंट बुद्धि का चित्त, वृत्ति और मन और उसके साथ में कार्य व्यवहार के साथ में हो जाता है। उसको हम कहेंगे उस बिंदु, उस पक्ष का साक्षात्कार पूरा हुआ।
और उसके साथ में अग्रिम पात्रता बनती है। ये पात्रता की जगह पूरा होते होते क्षमता तक पहुंचती है। क्षमता तक पहुंचने का मतलब है बुद्धि के अनुरूप पूरा चित्त, वृत्ति और मन हो जाना। ऐसा होने के बाद बुद्धि का प्रत्यावर्तन भावी हो जाता है और अनुभव प्रभावी हो जाता है। तीन स्थितियों की अपन बात करते हैं। एक आदमी जिसने कभी कोई साधना, अध्ययन आदि ना, एक बार बात पूरा कर लेता हूं, फिर उसके बाद आपसे आता हूं। किसी ने कोई साधना, कोई अध्ययन या कुछ ना किया हो, उसके जीवन की क्या स्थिति है? एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिसने अनुभव संपन्नता को प्राप्त कर लिया हो, उसके जीवन की क्या स्थिति है? और तीसरी स्थिति इसके बीच की है। तो इन तीनों स्थितियों के बारे में अपन थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। जीवन जो है एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार का कोई ग्रोथ का या अपने विकास को लेकर, गुणात्मक विकास को लेकर काम नहीं किया हो, उसके जीवन की क्या स्थिति है? उसके मन में भी मूल्यों की प्यास है, वृत्ति में उसके भी समाधान की प्यास है, चित्त में उसके भी निरंतरता की प्यास है, बुद्धि में उसके भी निश्चयन की प्यास है, आत्मा में उसके भी तृप्ति और ज्ञान की प्यास है। तो पूरा जीवन जो है त्रिषित स्थिति में है, प्यास में। मन में मूल्यों की प्यास है, वृत्ति में समाधान की प्यास है, चित्त में निरंतरता की प्यास है, बुद्धि में बोध की या निश्चयन की प्यास है, और आत्मा में ज्ञान की या तृप्ति की प्यास है। इस तरीके से पूरा जीवन जो है त्रिषित रहता है। अब हम एक ऐसे जीवन की बात करते हैं जो कि अनुभव संपन्न हो गया। उसके जीवन में आत्मा में अनुभव रहता है, अनुभव का बोध बुद्धि में रहता है, बुद्धि के अनुसार चिंतन चित्त में होता है, उस चिंतन के अनुसार चित्रण जो है वो चित्त में होता है, यानी वास्तविकता के अनुरूप चित्रण हो रहा है। उस वृत्ति में न्याय धर्म सत्य के आधार पर तुलन हो रहा है और मन में मूल्यों का आस्वादन हो रहा है, व्यवहार में न्याय प्रमाणित हो रहा है। ये हुआ दो एक्सट्रीम्स। एक एक्सट्रीम है जिसमें जीवन त्रिषित है, एक एक्सट्रीम है जिसमें जीवन तृप्त है। त्रिषित से तृप्त तक का हमको पाथ क्लियर होना होगा, क्योंकि हम भी स्वयं को उसी पाथ पर पाते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक। तो इसमें मैंने जैसे बताया था कि हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है वो ये है। कुछ पात्रता हमें होती है, पात्रता के सामने उसके अनुरूप श्रेष्ठता का प्रस्ताव आ जाता है, वो हमारी ही बुद्धि को जंच जाता है या बुद्धि उस पर हाँ बोल देती है। उसका पूरा विचार अभी व्यवस्थित नहीं होता है, फिर भी हाँ बोल देती है। तो हम स्वीकार पहले लेते हैं, समझते बाद में। इसको आस्था नाम दीजिए तो भी ठीक है, ना नाम दीजिए तो भी ठीक है। हम स्वीकार लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं।
श्रेष्ठता स्वीकार होती है, उसके बाद में हम उसको समझते हैं। बाबा जी को श्रेष्ठ रूप में किसी रूप में स्वीकार दिए, पूरी बात उनकी समझ में आ गई हो ऐसा नहीं। ये होता है कि हाँ ये आगे हो जाएगा, चलो ठीक है अभी चलते हैं, इसके आधार पे चलते हैं, आगे जाके क्लियर होगा। पर हो क्या गया इसके अंदर, हमारी बुद्धि इंगेज हो चुकी है। इंगेजमेंट हो गया है, बुद्धि का एंगेजमेंट हो गया है और इसका प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है साधना विधि। मैं अध्ययन विधि के बारे में बात कर रहा हूं। मेरी ये अपेक्षा होगी, या अपने आप से भी है और आप सबसे भी है, कि इन दो प्रश्नों का उत्तर लेकर हम जाएं। पहला, बाबा जी को अनुभव कैसे हुआ, दूसरा हमको अनुभव कैसे होगा, और तीसरा इसका प्रमाणित होने का स्वरूप क्या होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमारे पास में काफी समय है, और जो यहाँ पर वातावरण है, जो हमारा बैकग्राउंड अभी तक का बन चुका है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम आगे इसके ऊपर और गंभीरता से चर्चा कर सकते हैं, सोच सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, इसके ऊपर और प्रिसाइजनेस के साथ में हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, अभी तक का जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कोई प्रश्न बना हो तो उसको रखिए। हाँ, बीच की स्थिति के बारे में बात करते हैं। थोड़ा बहुत बात की है आपने बीच की स्थिति में। उसमें हुआ ये है कि हम इन आधारों पर लेकर चलते रहे, शरीर के आधार पर जो चित्रण जो बने, जिसमें अच्छे से अच्छा जिसको परंपरा में स्वीकारा गया, उसके आधार पर हमारे चित्रण बने, उसको हम जीकर भी देखे, उन लक्ष्यों को पाए भी, उसके अनुसार योजना भी बनाए, उसमें सफलता को भी पाए, फिर भी अधूरापन बना रहा। संसार जिसको अच्छे से अच्छा कहता है वो कर दिए, संसार जिसको अच्छे से अच्छा व्यवहार कहता है वो कर दिए, है ना, जिसको अच्छे से अच्छा कपड़ा, धन, जो भी कुछ जिसको अच्छा मानते हैं वो सब पा लिए, फिर भी रिक्तता बनी रही। ये हमारी पात्रता है। कई लोग इस रिक्तता को उसी चीज से और करके भरने का प्रयास करते हैं, पर वो है तो सही, सूक्ष्म इच्छा के रूप में वो सभी में मौजूद है। तो समझने की जो चाहत है उसको हम किसी न किसी अंश में, हर किसी के अंदर वो उसको कैरी कर रहा है। आज जो ढेर का टर्म भी सर्व कर रहा है उसके अंदर भी ये चाहत है। ठीक, तो ऐसे में हम जो चित्रणों का, हमारा अपने ही चित्रणों का हम मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि बुद्धि उसका दृष्टा बना हुआ है, और कहीं हमको ये एहसास हो जाता है ऐसे नहीं चलेगा, और ऐसे में अगर मान लो आपको रास्ता नहीं दिखता है तो एक भाग होता है विरक्ति का, कि किसी भी चीज में नहीं, है ना, ये होता है विरक्ति, कि ये संसार तो अपने आप में दुख का ही स्वरूप है, यहाँ तो कुछ भी कर लो
प्रॉब्लम ही आएगी, ऐसे अपने निष्कर्ष बनने लगते। ऐसा होने पर एक विरक्ति की भावना बनती है, उसके साथ अपन भक्ति जोड़ देते हैं, तो भक्ति और विरक्ति का कॉम्बिनेशन लेकर हम साधना के रास्ते पर निकल जाते हैं। ये एक रास्ता निकलता है। दूसरा रास्ता निकलता है कि ये फेल हो गया, कुछ और करते हैं, उससे होगा, है ना? ये शायद मेरी प्लानिंग में गड़बड़ हो गई, है ना, या कुछ और अच्छे से करना चाहिए, तो इसलिए, नहीं तो बाकी चीजें तो ठीक ही हैं। तो वो बेसिकली एक और डिजाइन होता है। तो दो फ्रेम के अंदर हमारी इच्छाएं बन रही हैं। एक तो है विरक्ति और उसके साथ जोड़ा भक्ति, दूसरा है संग्रह और उसके साथ जोड़ा सुविधा। तो इन दो कैटेगरी के अंदर आदमी चल देता है, परंपरा के साथ निभता है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, इस पात्रता जो बनी है उसके अनुरूप वस्तु आनी चाहिए। तो शिक्षा जो है वो एक्चुअली एक इंटरवेंशन है। हमारे भ्रम में हमारे जो स्वरूप है उसके अंदर एक हस्तक्षेप है। शिक्षा एक इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप। हमने एक डिजाइन बना लिया था, उसी में घूम रहे थे, उसमें चल नहीं रहा था, उसमें अतृप्त बने हुए थे। अब उसमें आकर एक जना कहता है, आपको वास्तव में एहसास हो जाता है कि इनके पास कुछ है, मेरे पास नहीं है, वो मुझे चाहिए। वहां से आपका अध्ययन या शिक्षा ग्रहण करना शुरू हो रहा है। ठीक, ये एक्चुअली फिर उसके बाद में आगे का क्रम अपन ने जैसे बात किया था, ये इन बिटवीन की स्थिति है कि हमारी कुछ पात्रता है, उसके अनुसार हम ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार हम उसको धारण करते हैं, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, आगे और पात्रता बनती है। पात्रता जो है वो क्षमता के पूरा होने तक आगे बढ़ती है। अगर सच्ची बताऊं तो जीवन ज्ञान के बारे में इतना ही है बताने। लेकिन हम इसके ऊपर, इसके नुआंसेस के ऊपर इसमें और बात करेंगे। ये बहुत सरल है, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अध्ययन जो हम जिसको कह रहे हैं वो एक्चुअली एक गंभीर चीज है। ये एक्चुअली आत्मा तक छूता है। ठीक, अभी इसके ऊपर कोई प्रश्न बने हो सकता है? प्रश्न ये था, आपने बोला कि मन जो है वो वृत्ति का अनुभव करता है और वृत्ति मन का दर्शन करती है। ऐसे ही ऊपर बढ़ता जाता है, आत्मा बोध का दर्शन करती है, बोध जो है वो आत्मा का अनुभव करता है, बुद्धि आत्मा का अनुभव करती है। परंपरा में जो समाधि की विधियां प्रचलित हैं उसके अंदर जनरली ये जो चित्त से नीचे की अवस्थाएं हैं वो सब शांत हो जाती हैं और बोध और आत्मा रह जाता है, अनुभव कुछ रह जाता है। वो कह नहीं सकते विरक्ति में जाता है कि नहीं जाता, और वो काफी स्वकेंद्रित हो जाता है। उससे स्थापित होगी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। अभी यहाँ पे बोध होने के बाद में और अनुभव होने के बाद में विरक्ति नहीं होगी, इसका क्या प्रमाण है? बोध की जो वस्तु है वो व्यवहारिक है। न्याय, धर्म और सत्य, ये तीनों चीजें व्यवहारिक हैं।
बोध में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो व्यवहारिक ना हो। इसलिए ये आश्वासन देते हैं कि ये आत्मा और बुद्धि की जागृति के साथ व्यवहारिकता जुड़ी है। दूसरी बात, इसकी जो साधना है वो भी व्यवहारिकता के साथ में जुड़ी है। इसमें मैं और मेरा इन दोनों को साथ में लेकर चलने की बात है। इसमें केवल मैं ही और मैं और ईश्वर एक ही है या अलग है, इस जगह पे पहुंच जाना ऐसा नहीं है। मैं और मेरा के साथ में हम चल रहे हैं, तो व्यवहारिकता के साथ में अध्ययन है, व्यवहारिकता के साथ में प्रमाण है, व्यवहारिकता के साथ में जुड़ा अनुभव है। आत्मा से बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन अविभाज्य है। अनुभव का प्रमाण व्यवहार में ही है, आचरण में ही है। तो ये रहस्य नहीं है, ये उद्घाटित हो सकता है, भाषा में आ सकता है, व्यवहार में आ सकता है, आचरण में आ सकता है, प्रमाणित हो सकता है। जागृति केवल व्यवहारिकता के अर्थ में है। व्यवस्था का जो बोध है वो केवल न्याय, धर्म और सत्य के अर्थ में है। इसके अलावा एक पैसे का काम नहीं है वहां पर। ये लिंक क्वेश्चन है कि मैं हूँ, जो आपने सबसे पहले बताया। अगर वो आस्वादन में है तो मन है, अगर वो तुलन में है तो वृत्ति है, अगर वो साक्षात्कार में है तो चित्त है, और बोध में है तो बुद्धि है। जी, ऐसा ही है। और वो अनुभव में है तो आत्मा है। वो एट ए टाइम जहाँ है वहाँ वो उसकी अवस्था है। ठीक बात। देखिए, मूल जो बन रहा है मैं का, वो या तो शरीर में बन रहा है या अनुभव में बन रहा है। तो या तो अनुभव मूलक है या शरीर मूलक है। जो चित्त और विचार, वृत्ति और आदि में भी जो पहचान हो रही है मैं की, उसका भी मूल या तो शरीर में है या अनुभव में। अनुभव में है तो अनुभव ही मूल है। वृत्ति, विचार जो है वो अनुभव पे ही आधारित है। ये कहना चाहते हैं कि अगर वो 4.5 क्रिया से ऊपर है तो वो अनुभव की अवस्था में है। अनुभव के लिए है। अनुभव के लिए। अनुभव के लिए है। देखिए, जागृति क्रम में 4.5 क्रियाएं जो आशा, विचार, इच्छा है, उनका समर्पण 10 क्रिया के लिए हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 4.5 अब 10 के लिए अलाइनमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उसको एक्चुअली अगर हम नकारते हैं तो वो आत्मवंचना कहलाएगी। क्या ये कम्युनिकेट हुआ? अगर हम अपने जागृति के प्रयास को नकारते हैं तो वो आत्मा को ही अपमान करना होगा। और अपराध की श्रेणी में अपने ही, इट्स लाइक अपने ही सही के और प्रयास को भी हम नकारें तो कहां पहुंचेंगे? ठीक। तो जागृति की अवस्था का मूल्यांकन हुआ। हम ये जागृति का स्वरूप है, भ्रम का स्टार्टिंग पॉइंट है। भ्रम में भी पात्रता है, व्यास है। व्यास को भरने का एक कार्यक्रम है, उसकी एक निश्चित विधि है, उसके ऊपर चलकर वहां तक पहुंचा जाता है। तो आज का सेशन यहाँ पर रोकते हैं। मेरा एक प्रश्न भैया जी, अभी आपने कहा था कि जीवन में बताने को इतना ही है, तो अभी तक तो ये 4.5 क्रिया तक ही बताया गया, और 4.5 क्रिया तो हम सबको मिली हुई, गॉड गिफ्टेड है। आगे ऊपर बढ़ने का प्रोसेस और मैकेनिज्म क्या होगा, इसके बारे में बात आगे होगी क्या सर? बिल्कुल करें। ओके।
धन्यवाद।